Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to CA Latif's Academy. My name is Kifayat Makbool and we're going to continue with our ancient history course. In the first lecture, we learned about Indus Valley civilization. Now, in the second one, we're going to start with Iron Age. Okay. The Iron Age in India is also known as Vedic culture. Why is it known as Vedic culture? Because the Rig Veda was written in 1500 BC, and this 1500 BC is the start of Iron Age in India. Rig Veda is the source of all that we know about this Vedic culture or the Iron Age in India. So Rig Veda was written in 1500 BC and this was the start of Iron Age. और ये आयरन एज कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई? जब आर्यन पीपल मूव टू इंडिया. Aryan people moved to India. These Aryan people moved to India from Middle East and particularly in Middle East from Anatolia. Anatolia is a part of Turkey. So when the Aryan people moved to India, they started their Vedic culture. It was the start of Vedic culture in India. Okay. This Rig Veda gives us detailed information about the people of Vedic culture, the people of Iron Age. Okay. What we know about the people is that most of the people in this Vedic culture or in this Iron Age were agriculturists, and some of them were pastoral. So most of the people were agriculturists and some of them were pastoral. A distinct feature, a very distinct feature about this Vedic age was that horse was used by these people. इस हॉर्स की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आप ध्यान में रखें कि ये जो हॉर्स है इसको ऋग्वेदा में 215 बार मेंशन किया गया है और इसका नाम ऋग्वेदा में अश्वा था. 215 बार इसको ऋग्वेदा में मेंशन किया है. मोर देन एनीथिंग एल्स, मोर देन काउ और ऑक्स. इन सबसे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो मेंशन हुआ है वहां पे वो हॉर्स था. तो हॉर्स की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं इन लोगों के लिए कितनी थी. ठीक है. सेकंड जो फीचर हमें इस ऋग्वेदा से पता चलता है इस वैदिक कल्चर के बारे में, वो क्रीमेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ. क्रीमेशन तो आपको पता ही है, हिंदू में एक कल्चर है क्रीमेशन का, वो वहीं से स्टार्ट हुआ. ठीक है. थर्ड जो हमें इंपॉर्टेंट फीचर इसके बारे में पता चलता है कि जो पीपल इस वैदिक कल्चर के थे वो एनिमल सैक्रिफाइस करते थे अपने गॉड्स के लिए. जो उनके देवी देवता थे उनके लिए वो एनिमल सैक्रिफाइस करते थे. और इसमें अब और एक चीज है, जो आर्यन पीपल है वो इंडिया के नहीं थे, वो मिडिल ईस्ट से आए थे. और जो इंडिया में इंडिजीनियस पीपल थे उनको उन्होंने नाम दिया दासास या दसियास. ये जो मेंशन है ऋग्वेदा में, उन्होंने उसका नाम दासा या दसिया रखा है. ठीक है. और इसकी वजह से, क्योंकि वहां पे अब दो डिफरेंट पीपल थे, एक तो आर्यन पीपल थे और दासास थे, तो इसकी वजह से यहां की सोसाइटी में सोशल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया, जिसको हम वर्ना सिस्टम कहते हैं. सोशल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया जिसको हम वर्ना सिस्टम कहते हैं. ये जो वर्ना सिस्टम था इट वाज बेस्ड ऑन कलर. ठीक है. आर्यन पीपल है, जो हिस्टोरियंस है, दे बिलीव आर्यन पीपल जो थे वो फेयर थे, बहुत ही खूबसूरत थे. और ये जो इंडिजिनियस पीपल इंडिया के थे ये थोड़ा सा डार्क कलर थे. तो इस कलर की वजह से यहां पे वर्ना सिस्टम स्टार्ट हो गया. तो पहले पहले सिर्फ दो ही वर्ण थे, एक तो आर्य वर्ण था और दशा वर्ण था. दो वर्ण यानी दो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल थे, एक तो आर्य वर्ण और दशा वर्ण. लेटर ये जो वर्ना सिस्टम है, आगे आगे जब हम चलते हैं हिस्ट्री में, तो ये लेटर पीरियड्स में फिर इसके चार वर्णास बन गए. चार वर्णास बन गए जो आपको पता ही है. एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यास और शूद्रास. ये चार फिर बाद में बन गए. पहले जब ये वैदिक कल्चर स्टार्ट हुआ उस वक्त सिर्फ और सिर्फ दो ही वहां पे वर्णास थे, आर्य वर्ण और दशा वर्ण. ठीक है.
और इस ऋग्वेदा से हमें पता चलता है कि उस दौर में जो आयरन एज का दौर था या वैदिक कल्चर का दौर था, उस वक्त सबसे जो पावरफुल क्लान था, मोस्ट पावरफुल क्लान, वो भारत क्लान था। मोस्ट पावरफुल क्लान वाज भारत क्लान। ठीक है, अब आपको समझ आ ही हो गया कि इंडिया को हम भारत क्यों कहते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर दिस क्लान, द भारत क्लान। भारत क्लान की एक खासियत है, इन्होंने एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट जंग लड़ी थी, रावी रिवर के पास इन्होंने एक जंग लड़ी थी जिसको कहते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स, रावी रिवर के आसपास उन्होंने एक जंग लड़ी थी, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बैटल है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये जो वैदिक कल्चर है वहां से हमारा हिंदुइज्म का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उपनिषद उपनिषद जो हैं वो भी इसी आयरन एज में उन्होंने आयरन एज में ही वो राइट हुए हैं। ठीक है, अराउंड 600 BC उनको कंपाइल किया गया था। ठीक है, सो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। ठीक है, इस आयरन एज में और दो रिलीजन्स भी स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और दो रिलीजन्स भी स्टार्ट हुए थे। फर्स्ट ऑफ देम वाज जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म किसने स्टार्ट किया? जैनिज्म का फाउंडर था महावीरा। ये जो महावीरा था ये 540 BC में बिहार में पैदा हुआ। He was born in Bihar in 540 BC and he was a क्षत्रिय। इसका वर्ना क्या था? ये क्षत्रिय था। ठीक है, लेकिन ये जो जैन्स हैं ये बिलीव नहीं करते हैं कि महावीरा ने जैनिज्म फाउंड किया। ये कहते हैं इससे पहले भी 23 इसके प्रेडिसेसर्स थे। 23 प्रेडिसेसर्स थे इसके, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके जैनिज्म को एस्टैब्लिश किया और लास्ट में उसको कंप्लीट करने वाला महावीरा था। इन 23 प्रेडिसेसर्स को ये कहते क्या थे? तीर्थंकरास। इन 23 प्रेडिसेसर्स को वो तीर्थंकरास कहते थे। ठीक है, ये जो जैनिज्म है इसमें हमें ये जैनिज्म 5 मेन डॉक्ट्राइन्स हमें सिखाता है। 5 मेन डॉक्ट्राइन्स, उसमें जो 5 मेन डॉक्ट्राइन्स है, फर्स्ट है नॉन वायलेंस का, इट टीचेस नॉन वायलेंस। सेकंड है नो लाइज, लाइंग शुड नॉट बी फॉलोड, या लाइंग, कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। थर्ड है नो स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी चाहिए। फोर्थ है नो होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब है जमीन और जायदाद का जमा होना। ये कहता है कि जमीन और जायदाद जमा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और पांचवा है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब सेलिबेसी, कभी शादी न करने का वादा ये करते हैं। ये जो जैनिज्म के ये 5 मेन डॉक्ट्राइन्स है जो जैनिज्म हमें सिखाता है। ठीक है, लेटर ऑन जब हम आगे बढ़ते हैं, लेटर ऑन ये जैनिज्म 2 सेक्ट्स में फिर बट गया। 2 सेक्ट्स, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। पहले जो थे वो थे श्वेतंबराज और दूसरे दिगंबराज। ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस जो हमें दिखता है, जो इनके अपीयरेंस से हमें डिफरेंस दिखता है। श्वेतंबराज जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, ओनली व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं। और ये जो दिगंबराज हैं, दिगंबराज कोई भी कपड़े नहीं पहनते हैं, नो क्लोथ्स एट ऑल। ठीक है, और एक कंसेप्ट जो हमें इस जैनिज्म ने दिया है वो है कंसेप्ट ऑफ कार्मा। कंसेप्ट ऑफ कार्मा के साथ तो हर कोई अवेयर है दैट यू नो वट एवर यू सो सोशल यू रीप। ठीक है, जो आप इस जन्म में जैसा आप करेंगे वैसे ही आपके साथ नेक्स्ट जन्म में होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कार्मा। ठीक है, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, और एक जो इसका इंपॉर्टेंट बात है, ये जो जैनिज्म है ये हमेशा प्राकृत लैंग्वेज में ही इन्होंने टीच किया। लोगों तक पहुंचाने की जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की वो प्राकृत थी, और प्राकृत उस वक्त की कॉमन लैंग्वेज थी। उस दौर में प्राकृत कॉमन लैंग्वेज थी जो कॉमन पीपल यूज करते थे। तो ये जो जैनिज्म है इन्होंने टीच किया कॉमन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, उसी में उन्होंने टीच किया। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट जैनिज्म। नाउ जो सेकंड या थर्ड रिलीजन हम कह सकते हैं, जो थर्ड रिलीजन हमारा इंपॉर्टेंट रिलीजन जो इस आयरन एज में सामने आया हमारे, वो था
वो था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का फाउंडर कौन था? बुद्धिज्म का फाउंडर था सिद्धार्थ, जिसे हम बाद में गौतम बुद्धा भी कहते हैं। ये जो सिद्धार्थ था ये 567 बीसी में पैदा हुआ नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में। सिद्धार्थ 567 बीसी में पैदा हुआ लुम्बिनी नेपाल में। इसका वर्णा भी क्षत्रिय ही था, ये भी क्षत्रिय फैमिली से ही बिलोंग करता था। ठीक है, ये जो गौतम बुद्धा है इसने 29 ईयर की एज में अपना घर छोड़ा और इसने एनलाइटमेंट सीखने के लिए इसने ट्रैवलिंग की, और 7 साल तक ये ट्रैवल करता था। 7 years के लिए इसने ट्रैवल किया। ही ट्रैवल्ड फॉर 7 years सर्चिंग फॉर एनलाइटमेंट, और आखिरकार इसे एनलाइटमेंट कहां पे मिली? बोध गया। बोध गया कहां पे है? बिहार में, अंडर ए पीपल ट्री। एक फेमस जगह है बोध गया बिहार में, अंडर ए पीपल ट्री इसे फाइनली एनलाइटमेंट मिली। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया? जो इसने फर्स्ट सरमन दिया, जो इसने फर्स्ट सरमन दिया वो इसने कहां दिया? इसने सरनाथ में दिया। सरनाथ कहां पे है? सरनाथ बनारस में। बोध गया में इसे एनलाइटमेंट मिली अंडर अ पीपल ट्री, एंड फर्स्ट सरमन जो इसने दिया वो सरनाथ बनारस में इसने दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो हमें बुद्धिज्म के जो मेन डॉक्ट्राइन्स हैं ये हमें क्या सिखाता है, जो मेन चीजें ये कहता है हमें फॉलो करने के लिए। बुद्धिज्म का भी पहला जो डॉक्ट्राइन है वो नॉन वायलेंस का है। बुद्धिज्म का पहला डॉक्ट्राइन नॉन वायलेंस का है। ये कहता है वी शुड बी नॉन वायलेंट टुवर्ड्स एवरी अदर लिविंग क्रिएचर। सेकंड का इनका भी है नो स्टीलिंग। हमें स्टील नहीं करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। थर्ड इसका क्या है? वी शुड ट्राई टू अचीव निर्वाणा। निर्वाणा क्या है? एनलाइटमेंट। और ये एनलाइटमेंट कैसे हमें मिलेगा? एनलाइटमेंट हमें मिलेगा बाय डूइंग गुड थिंग्स, बाय डूइंग गुड डीड्स। अगर हम अच्छे अच्छे काम करेंगे और हमें एनलाइटमेंट मिलेगा। ये जो बुद्धिज्म है ये हमेशा हमें सिखाता है टू टेक द मिडिल पाथ। टेक मिडिल पाथ। टेक मिडिल पाथ का मतलब क्या है? ना है हमें ज्यादा ऐशो आराम की जरूरत है और ना ही हमें खुद पे ज्यादा जुल्म करना है। इट डज नॉट एडवोकेट टू मच, इट डज नॉट एडवोकेट सेलिबेसी फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत ही एक्सट्रीम काइंड ऑफ थिंग है। सो ये कहता है हमेशा हमें मिडिल पाथ लेना चाहिए, ना ही हमें किसी एक एक्सट्रीम की तरफ जाना चाहिए, ना ही किसी दूसरी एक्सट्रीम की तरफ, ना ही हमें कुछ ज्यादा करना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा कम करना चाहिए। बीच वाला पाथ हमें लेना चाहिए। ठीक है, दिस इज अबाउट बुद्धिज्म। ठीक है, सो ये हमारे जो आयरन एज में 3 मेजर रिलीजन्स जो हमारे उसमें डेवलप हो गए, वो हिंदुइज्म का डेवलपमेंट हुआ पहले एंड देन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, फिर आयरन एज में क्या हुआ? फिर यहां पे स्टार्ट हो गए किंगडम्स बनने के लिए। किंगडम्स का इन्होंने नाम रखा था, जो मेंशन है वो जनपदास है। जनपदास का मतलब किंगडम्स, स्मॉल किंगडम्स। ठीक है, स्मॉल किंगडम्स। सो स्मॉल किंगडम्स एस्टैब्लिश हो गए, थोड़े बहुत किंगडम्स हर जगह पे एस्टैब्लिश हो गए, छोटे छोटे, लेकिन बड़ा कोई नहीं था। जनपदास के बाद क्या हुआ? इसके बाद महाजनपदास का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। महाजनपदास यानी एम्पायर्स, बड़े किंगडम्स,
बिग एम्पायर्स, बड़े किंगडम्स, बहुत वास्ट एरिया पे जो कब्जा कर लेते थे। ठीक है, हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है पनिनी के रिकॉर्ड्स है। पनिनी एक राइटर था, हिस्टोरियन था, जिसने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है कि उस टाइम पे हमारे यहां 6 मेजर महाजनपदास थे। ठीक है, हमारे यहां उस वक्त 6 मेजर महाजनपदास थे और ऑलमोस्ट 40 जनपदास थे। 6 मेजर महाजनपदास थे और ऑलमोस्ट 40 जनपदास थे। ठीक है, ये जो 6 मेजर हैं, ये जो 6 मेजर हैं, इनमें भी जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे, एक तो मगधा था। मगधा सबसे इंपॉर्टेंट इनमें था, सबसे ज्यादा पावरफुल मगधा था। दूसरा कोशाला था। ठीक है, कोशाला बहुत इंपॉर्टेंट उस वक्त का। तीसरा वातिया था। ठीक है, वातिया था। फिर अवंती था। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। ठीक है, ये जो मगधा है इनकी कैपिटल पटालीपुत्रा थी। इनकी कैपिटल पटालीपुत्रा थी, जो मॉडर्न डे पटना आता है। ठीक है, कोशाला की कैपिटल शरावती थी। ठीक है, कोशाला की कैपिटल शरावती थी। वातिया की कैपिटल कौसंबी थी। वातिया की कैपिटल कोसा, और अवंती की कैपिटल महेशमती थी, जिसका नाम आप सबने सुना ही होगा। ठीक है, 4 हमारे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपदास थे वो एक मगधा था, कोशाला था, वातिया था और अवंती था। ठीक है, मगधा की कैपिटल पटालीपुत्रा, कोशाला की शरावती, वातिया की कौसंबी और अवंती की महिष्मती थी। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनमें से भी सबसे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट जो है वो मगधा है और हमें मगधा को ही डिस्कस करना है। ये जो मगधा एम्पायर थी, मगधा की जो ये एम्पायर थी, ये किसने स्टार्ट की? पहले ये बिंबिसारा ने स्टार्ट की। मगधा की एम्पायर जो स्टार्ट हुई, सबसे पहले जो इसने स्टार्ट की बिंबिसारा। ये किस डायनास्टी का था? ये हरियांका डायनास्टी का था। बिंबिसारा ने मगधा की स्टार्ट की और ये किस डायनास्टी का था? हरियांका डायनास्टी का था। इसके बाद बिंबिसारा के बाद इसका बेटा अजातशत्रु बादशाह बना। ठीक है, अजातशत्रु कहा जाता है ही वॉज वेरी वेरी एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। ठीक है, अजातशत्रु वॉज वेरी एग्रेसिव। इसने जो बाकी किंगडम्स हैं उन पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अटैकिंग अदर किंगडम्स एंड टेकिंग देयर लैंड्स। ठीक है, इनके बाद जो हरियांका डायनास्टी है, इनके बाद जो इंपॉर्टेंट है, उनके बाद नंदास आ गए। ठीक है, इनके बाद नंदास आ गए। ठीक है, नंदास आ गए। अब हम देखेंगे ये मगधा सक्सेसफुल इतना क्यों रहा, ये इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों था। ठीक है, मगधा की स्ट्रेंथ जो थी वो असल में कुछ रीजंस हैं उसके। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन उनकी सक्सेस का था वो ज्योग्राफी थी। ठीक है, ज्योग्राफी। इनकी जो कैपिटल थी पटालीपुत्रा या पटना, आप वहां पे देख सकते हैं जो पटना है वहां से बहुत सारे मेजर रिवर्स वहां पे कन्फ्लुएंस करते हैं। मेजर रिवर्स वहीं पे मिलते हैं, दे कन्फ्लुएंस इन पटना। ठीक है, तो उससे उनको क्या, उनको इजी होता था फौज को एक डायरेक्शन या दूसरी डायरेक्शन में भेजना, उनको इजी होता था। वो बाय रिवर उनको भेजते थे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो उनकी स्ट्रेंथ
ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। प्लस सेकंड चीज उनका क्या रीजन था, जो फॉरेस्ट्स थे वो बहुत ही क्लोज थे, फॉरेस्ट्स वर क्लोज। उसकी वजह से क्या, वुड वॉज रेडिली अवेलेबल, वुड उनको रेडिली अवेलेबल था। और वुड अवेलेबल होने से क्या होता था, ये वुड के साथ क्या करते थे, ये फोर्टिफिकेशन करते थे, ये वुड को यूज करते थे फोर्टिफाई करने के लिए, ठीक है। अपने जो मेजर टाउन्स उनके थे या कैपिटल थी उसको फोर्टिफिकेशन करने के लिए ये वुड का यूज करते थे, ठीक है। ग्रीक एक राइटर है मैगस्थीन्स, जिसने मैगस्थीन्स ने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। इसने कहा है जो पटालीपुत्रा थी, जो इनकी पटालीपुत्रा जो इनकी कैपिटल थी, इसकी फोर्टिफिकेशन हर तरफ से वुड से की गई थी। उस वक्त ये एक बहुत बड़ा चीज था फोर्टिफिकेशन करना। उस दौर में वी आर टॉकिंग अबाउट द आयरन एज, बीसी की बात कर रहे हैं, उस वक्त वुड से फोर्टिफिकेशन करना वाज अ बिग थिंग। सो दे वर इनएक्सेसिबल टू एवरीथिंग। अगर कोई किंगडम उन पे अटैक करना चाहता था वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास क्या था, उनके सिटीज और टाउन्स फोर्टिफाई हो चुके थे, ठीक है। और एक रीजन वो सक्सेसफुल क्यों थे, ये जो मगधा था ये फर्स्ट एम्पायर थी, दे वर द फर्स्ट एम्पायर to use elephants in war। पहली एम्पायर थी जिन्होंने एलिफेंट्स को यूज किया वॉर में, एंड इट गिव देम एन एडिशनल स्ट्रेंथ, क्योंकि एलिफेंट्स वाज अ न्यू थिंग। उस वक्त एलिफेंट्स कुछ अलग था, तो उन्होंने जब उसमें वॉर में यूज किया तो कोई और उनके साथ कंपीट नहीं कर पाया, ठीक है। सो दिस वाज आवर मगधन एम्पायर, ठीक है। ये मगधा की स्टार्टिंग थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस आयरन एज में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई, ठीक है। फर्स्ट वाज, पहली बार क्या हुआ, ईरानियन ईरानियन इन्वेजन हो गया। पहली बार हिस्ट्री में ईरान से कुछ लोग आए, उन्होंने इन्वेड यहां पे किया। जैसे ईरान का कौन सा लीडर, एक वहां पे किंग था, उसका नाम था किंग दारियस। किंग दारियस वो किस डायनास्टी का था, वो एकमेनियन डायनास्टी, एकमेनियन डायनास्टी का था, ठीक है। दारियस उनका एक रूलर था एकमेनियन डायनास्टी का। उसने क्या किया, उसने अटैक किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे उसने अटैक किया, ठीक है। और उसने उस पे कब्जा किया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे उसने कब्जा किया। कब किया कब्जा, 516 बीसी में, ठीक है। ये पहली बार हुआ कि किसी आउटसाइड ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट कोई अटैक इंडिया पे हुआ, ठीक है। उसके बाद और एक जो इंपॉर्टेंट था वो अलेक्जेंडर का अटैक था, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, ठीक। अलेक्जेंडर आपको पता था, अलेक्जेंडर कहां का था, अलेक्जेंडर ग्रीक का था, ठीक है। ही वॉज ग्रीक, ठीक है। उसने इंडिया को अटैक किया थ्रू खैबर पास, ठीक है। थ्रू खैबर पास ही अटैक नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। उसने क्या, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में वहां पे एक रूलर इंपॉर्टेंट था उस वक्त, उसका नाम पोरस था। उसने पोरस को हरा दिया, ही डिफीटेड पोरस, ठीक है। पोरस को हराने के बाद उसने क्या किया, उसने उसी को अपना एक जनरल बना दिया या गवर्नर बना दिया। फिर उसका, इस पोरस की जो एम्पायर थी उसी का गवर्नर उसने पोरस को बना दिया, ठीक है। और ये अलेक्जेंडर का इन्वेजन कहां तक आया, ये ऑलमोस्ट बियास रिवर तक पहुंचे, ये बियास रिवर तक पहुंचे। बियास रिवर पहुंचने के बाद ये वापस फिर गए, क्योंकि अलेक्जेंडर की आर्मी जो थी वो बहुत ज्यादा थक गई थी और वो बीमार भी पड़ चुके थे। दे रिक्वेस्टेड देयर लीडर कि अब हमें वापस चलना चाहिए, वी कैन नॉट फाइट एनी मोर, ठीक है। ये हमारे दो इन्वेजन्स इस आयरन एज में जो मेजर इन्वेजन्स हुए, ईरानियन इन्वेजन जो दारियस ने किया और अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम मगधा पढ़ रहे थे, ठीक है,
मगधा में हमने देखा, पहले हम हरियांका डायनास्टी में थे, अजातशत्रु वगैरह, उसके बाद नंदाज आए, ठीक है, नंदाज आए। फिर नंदाज जब रूल कर रहे थे उस वक्त एक और आदमी खड़ा हो गया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इसने इन नंदाज को ओवरथ्रो किया और इसकी हेल्प की किसने, कौटिल्य ने। कौटिल्य को हम क्या कहते हैं, और एक नाम जो इसका है चाणक्य। चाणक्य ने इस चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की टू ओवरथ्रो नंदाज, और इसी के साथ मौर्य एम्पायर का स्टार्ट हो गया, ठीक है, मौर्य डिनेस्टी स्टार्ट हो गई, ठीक है, इसके बाद मौर्यन डायनास्टी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ये जो मौर्यन एम्पायर था, इसने कितना, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मगधा से इसने स्टार्ट किया, इसने ऑलमोस्ट होल इंडिया पे कब्जा किया, ठीक है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट पे नहीं किया, जो नॉर्थ ईस्ट हमारा है वहां पे नहीं किया, और साउथ में इसने केरला और तमिलनाडु पे नहीं किया, ठीक है। इन 3 जगहों के बगैर पूरा इंडिया जो था वो मौर्यन डायनास्टी के अंडर आ चुका था। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, केरला और तमिलनाडु नहीं आया था, ठीक है। अब ये जो हमारी मौर्यन डायनास्टी है, इसके बारे में हमें डिटेल कहां से मिलती है, ठीक है। एक हमारा इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं जिनसे हमें पता चल जाता है इस मौर्यन डायनास्टी के बारे में कि इन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, ठीक है। एक तो ये चाणक्य ने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, इससे हमें पता चल जाता है ये जो मौर्यन एम्पायर है इन्होंने कैसे रूल किया, इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या थे, अलग अलग चीजें इनके बारे में किससे पता चल जाता है, अर्थशास्त्र से। वो किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी। दूसरा था, मैंने आपको बोला था मेगास्थनीज ने इंडिया के बारे में लिखा था। मेगास्थनीज एक ग्रीक था, ग्रीक हिस्टोरियन था, जिसने बुक लिखी है इंडिका। इस इंडिका में वो इंडिया के किंगडम्स के बारे में डिटेल से बताता है, और उसमें इसने मौर्यन डायनास्टी के बारे में भी लिखा है। सो इन 2 बुक से हमें पता चल जाता है ये मौर्यन एम्पायर में, मौर्यन डायनास्टी में कैसे रूल होता था और सब कुछ कैसे होता था, ठीक है। और एक जो चीज मौर्यन डायनास्टी की एक इंपॉर्टेंट फीचर था, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम इन्होंने नेवी एम्प्लॉय की, नेवी वॉज एम्प्लॉयड, ठीक है। इन्होंने अपनी एक नेवी बनाई, जो पहली बार इंडिया में देखा गया था। एनी एम्पायर हैज क्रिएटेड अ नेवी, ठीक है। सो नेवी वाज क्रिएटेड बाय मौर्यन एम्पायर, ठीक है। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो इंपॉर्टेंट हमारा, इसके बाद मौर्यन डायनास्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है वो अशोका, अशोका द ग्रेट, ठीक है, अशोका द ग्रेट, ठीक है। अब इस अशोका के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। अशोका के बारे में हमें कैसे पता चल जाता है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है इंस्क्रिप्शन से। ये इंस्क्रिप्शंस कहां पे हैं, ये इंस्क्रिप्शंस ऑन रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। पत्थरों पे जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिली हैं उनसे हमें पता चल जाता है अशोका के बारे में, ठीक। और ये जो एडिक्ट्स हैं, ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये किस लैंग्वेज में हमें पाई गई, ये हमें पाई गई प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है। और ये रॉक एडिक्ट्स हमें ऑल ओवर इंडिया मिलती हैं, ऑल ओवर इंडिया मिलती है, फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया टू इवन सम इन अफगानिस्तान। हर जगह से हमें अशोका के बारे में ये इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, ठीक है। लेकिन इनमें ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनमें अशोका का नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इन्होंने इसमें मेंशन जो किंग का नाम है वो उन्होंने मेंशन किया है देवर देवन देवन नामपिया, देवन नामपिया पियादासी,
जो बादशाह का नाम इन्होंने मेंशन किया है, किंग का नाम मेंशन किया है इन इन इंस्क्रिप्शंस में, वो है देवर नाम पिया पियादासी। इसका मतलब क्या है? डेयर टू द गॉड्स। डेयर टू द गॉड्स। ठीक। अब इस अशोका के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सब में सुनी है, वो इसके बारे में है कालिंगा वॉर। कालिंगा वॉर, इसके बारे में सबको पता है कि कालिंगा वॉर, जब अशोका ने कालिंगा पे हमला किया, वहां पे हजारों में लोग मर गए। और उससे क्या हुआ, जो अशोका ने ये जब डिस्ट्रक्शन देखा, वहां पे डेथ देखी बहुत ज्यादा, तो ये इसका दिल भर आया। तो इसने क्या किया, इसने अपनी सारी जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी। ही चेंज्ड हिज होल पॉलिसी। ठीक है। इसने क्या बोला, आई एम गोइंग टू अबैंडन वॉर। ठीक है, मैं वॉर छोड़ने वाला हूं। ठीक है, मैं वॉर छोड़ने वाला हूं। इसने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म और इसी को स्प्रेड करने में लग गया। ठीक है, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में लग गया। ठीक है, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में लग गए। इसने इतना बुद्धिज्म, मानो आप श्रीलंका तक इसने बुद्धिज्म पहुंचाने की कोशिश की। हर जगह पे इसने जितना ये पहुंचा सकता था, वहां वहां तक इसने बुद्धिज्म पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, इसने इस बुद्धिज्म का थर्ड काउंसिल भी होल्ड किया। थर्ड काउंसिल भी होल्ड किया। ठीक है, थर्ड काउंसिल किसने होल्ड किया? अशोका ने होल्ड करवाया। ठीक है, इस अशोका के दौर में क्या हुआ, क्योंकि इसने बहुत सारे पहले पहले जब ये वॉर करता था तो इसने बहुत सारे किंगडम्स को कब्जे में कर लिया। तो इसमें पहली बार हम देख रहे हैं कि यूनिफाई हो गई सारी कंट्री। ठीक है, अशोका के दौर में ही यूनिफाइड हो गई सारी कंट्री। ठीक है, और इसने बाद में क्या, जब इसने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया, सो ही अबैंडन वॉर। उसके बाद ये बहुत ज्यादा रैशनल बन गया। तो इसने और एक काम क्या किया, ये जो अशोका ने, ही बिकेम रिलीजियसली वेरी टॉलरेंट। ठीक है, रिलीजियसली वेरी टॉलरेंट। ठीक है, अशोका बिकेम रिलीजियसली वेरी टॉलरेंट। ठीक है, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अशोका के बारे में थे। और जो एक दो चीजें हैं, हमारा जो नेशनल एम्बलम है, हमारा जो नेशनल एम्बलम है, आपने देखा होगा शेर, जो तीन वो शेर है वहां पे, है ना? यू हैव सीन दैट नेशनल एम्बलम हमारा, लॉइंस ऑन ईच साइड। ठीक है, वो किसने बनाया था? वो अशोका ने ही बनाया था। वो अशोका के जमाने में एक पिलर, अशोका ने ही एक पिलर पे उसने खड़ा किया था उसे, और उसके ऊपर वो स्टैचू रखा था उन लॉइंस का। ठीक है, सो नेशनल एम्बलम हमारा किसका था? वो अशोका का ही था। वो अशोका ने ही स्टार्ट किया। और एक जो पॉइंट है हमारा, जो हमारी श्रीनगर सिटी है यहाँ पे, श्रीनगर सिटी जो है यहाँ पे, इसकी फाउंडेशन भी अशोका ने ही की। श्रीनगर सिटी की फाउंडेशन भी अशोका ने ही की। और अशोका ने इसका नाम क्या रखा था? पांड्रेथन। ठीक, श्रीनगर का प्रीवियस नेम क्या था? पांड्रेथन, जो अशोका ने सेटअप की थी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द आयरन एज। ठीक है, आयरन एज में हमने सारा कवर कर दिया है। वैदिक कल्चर से लेकर हमने राइज ऑफ एम्पायर्स या महाजनपदास और मौर्यन एम्पायर तक कवर कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमें कुशन्स, सतवानास वगैरह पढ़ने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो आई होप you एंजॉयड द लेक्चर। That's all from me. Allah Hafiz.